ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, इनका नाम है बिरसा मुंडा और ये झारखंड के छोटा नागपुर से बिलोंग करते हैं। इनका जिक्र क्यों हो रहा है? तो दरअसल 1895 के आसपास हम लोग यहाँ पे देखेंगे इनके इतिहास को, तो ये जंगलों में, गांव में घूमते थे और लोग इनको भगवान के नाम से जानते थे, इनको भगवान कहते थे। भगवान बिरसा मुंडा के नाम से इनको जाना जाता है। तो इनको भगवान शब्द क्यों लोग ऐसा कहते थे? क्योंकि जो लोग हैं वो कहते थे कि इनके पास बहुत ही चमत्कारी शक्तियां हैं। अब चमत्कारी शक्तियां कहने का मतलब ये था कि ये बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते थे और जो अनाज उसको दुगुना कर सकते थे। जो भी अनाज वगैरह होता था उसको वो दुगुना कर देते थे, ऐसा लोगों का मानना है। और बिरसा मुंडा खुद ही अपने आप को ये ऐलान भी करते हैं कि गॉड ने उनको भेजा है यहाँ पर। उनके जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं और जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जिनको क्या कहा जाता था, दिकोस। तो ये जो बाहर से आए हुए लोग हैं, ये लोग जो झारखंड में रह रहे लोग थे, उनके ऊपर जो शोषण करते थे या जो उनको गुलाम बना के रखे थे, तो उससे आज़ादी दिलाने के लिए बिरसा मुंडा जो है वो आए हैं, ऐसा वहाँ पे वो डिक्लेयर करते हैं। और बहुत सारे हजारों की संख्या में लोग जो है इनको फॉलो करते हैं और इनको भगवान का दर्जा जो है वो देते हैं। और ये बहुत सारे ऐसे समस्याओं को भी, जो वहाँ के लोगों में समस्याएं होती थी, उनको भी वे सॉल्व करते थे। तो ये भगवान बिरसा मुंडा के विषय में है, जो कि झारखंड में स्थित है और वहीं से ये जो है बिलोंग क्या करते हैं। आपको मैं बता दूं कि बिरसा मुंडा की अगर आप पूरी थोड़ी सी बायोग्राफी पढ़ते हैं, तो बिरसा मुंडा की बायोग्राफी पढ़ते समय आप थोड़ा जान पाएंगे कि जब ये पढ़ाई करना चाह रहे थे तो उस समय क्या था कि इनको अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए अपनी जो धर्म है उसको गिरवी रखनी पड़ी थी। यानी कि इनको क्रिश्चियन बनना पड़ा था, क्योंकि ये क्रिश्चियन नहीं थे, इसलिए स्कूल में इनका दाखिला नहीं हो पा रहा था। और उस समय अंग्रेज हमारे भारत देश में आ चुके थे और क्रिश्चियनिटी जो है, जो क्रिश्चियन धर्म है, वो बहुत ज़्यादा फैलाया जा रहा था। तो इनको क्या किया गया कि भाई आप तभी पढ़ोगे जब आप क्रिश्चियन बनोगे। तो फिर ये क्रिश्चियन बन गए और फिर पढ़ाई लिखाई अपना कंप्लीट करते, लेकिन इनका भ्रम जो वो टूट जाता है कि भगवान जैसा कोई चीज़ होता है। तो बहरहाल मैं अभी उतना डिस्कशन नहीं करूंगा, इसको हम लोग आगे जाकर देखेंगे बिरसा मुंडा के विषय में। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इनके बारे में इस पूरे चैप्टर में कुछ आदिवासी से रिलेटेड जो है वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो आदिवासी औरतें हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं, अपने काम वगैरह कर रही हैं। तो दरअसल जो बिरसा थे उनका मुंडा परिवार में क्या हुआ था, जन्म हुआ था मुंडा परिवार में। ठीक है, तो ये मुंडा परिवार में जन्मे थे। ये एक तरह के आदिवासी थे जो छोटा नागपुर से बिलोंग करते थे और उन्हीं के आसपास में और भी इलाका आता था और भी जो संगठन के लोग थे जिसको हम संथाल कहते हैं, ठीक है, और उरांव कहते हैं। तो वो लोग भी क्या करते थे कि बिरसा को फॉलो करते थे। मुंडा लोग तो फॉलो करते ही थे, संथाल धर्म के जो लोग थे और जो उरांव धर्म के जो लोग थे, जो उरांव हम लोग कहते हैं कि एक कास्टिज्म है, तो वो भी किसको फॉलो करते थे, वो बिरसा मुंडा को फॉलो किया करते थे। तो यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये जो लोग थे, जो आदिवासी लोग थे, जिनको मुंडा, संथाल या उरांव के नाम से आप जान रहे हो, ये बहुत ही दुखी हो गए थे। क्यों दुखी हुए थे? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स लोग यहाँ पर आए और ब्रिटिश जो उन्होंने चलाया और जो चेंजेस यहाँ पे देखने को मिले, तो कहीं ना कहीं जो आदिवासी का जो जीवन है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ों का सामना जो वो करना पड़ रहा था। उनको आजीविका के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा था। यहाँ तक कि उनका जो धर्म था वो भी खतरे में पड़ गया था। तो ब्रिटिशर्स जो हैं इन समुदाय के, यानी कि जो आदिवासी लोग हैं, संथाल लोग हैं, उरांव लोग हैं, मुंडा लोग हैं, इन लोगों के जीवन में भी प्रभाव पड़ता है
किसके आने से? अंग्रेजों के आने से। तो ये तमाम चीजें हम लोग यहाँ पे जानकारी जो है वो लेंगे। तो कई तरह के प्रश्न यहाँ पे आएगा कि बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहते थे, किस तरह का समस्या था। तो बिरसा किस तरह की समस्याओं को हल करना चाह रहे थे? दीकू कहने का मतलब जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनको दीकू कहा जा रहा था। तो वो बाहरी लोग कौन थे? यहाँ पे दीकू जिसको हम कह रहे हैं, मतलब वो बाहरी लोग कौन थे? क्या वो अंग्रेज थे या कोई और थे? उसी प्रकार से उन्होंने इलाकों के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया? मतलब जो बाहरी लोग आए हमारे झारखंड में, तो वहां पे जो रह रहे लोग थे तो उनको उन्होंने किस प्रकार से गुलाम बनाया, ये भी हम यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था, मतलब कि जब अंग्रेज आए तो जो आदिवासी थे उनके साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा था, उनके साथ किस तरह का समस्याएं जो है वो देखने को मिलता है, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था, किस तरह का चेंजेस आ रहा था। तो ये तमाम सवालों के जवाब हम लोग इस पूरे चैप्टर में देखेंगे, यानी कि हम आदिवासी से जुड़ा हुआ पूरा जो इतिहास है वो यहाँ पे देखने को कोशिश करेंगे। जो आदिवासी लोग थे, जिनको जनजाति भी कहा जाता है, यानी कि जो ट्राइबल लोग थे, वो किस तरह से अपनी जिंदगी को गुजारते थे भारत में, वो हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। तो ये जो आप फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में जो भी आपको औरतें दिखाई दे रही हैं, ये सब आदिवासी औरत लोग हैं। और ये लोग किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे, हम लोग इसी के विषय में यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला चीज अगर हम लोग यहाँ पे देखें, तो ये जो आदिवासी लोग थे वो थे क्या? तो इनमें से बहुत सारे ऐसे आदिवासी लोग थे जो झूम खेती किया करते थे। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि ये झूम खेती क्या होता है? झूम खेती मतलब घुमंतु कृषि, यानी कि घूम घूम के जो खेती बाड़ी करते हैं उसको हम लोग कहते हैं झूम खेती। तो अब यहाँ पर ये क्या करते थे कि घूम घूम के खेती किया करते थे। कैसे करते थे? तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि जो भी यहाँ पे आदिवासी लोग थे वो ज़्यादातर जंगलों में रहा करते थे, और जंगलों में जो छोटे छोटे ज़मीन का टुकड़ा होता था उसी में ये खेती किया करते थे। इसी से इनका गुजारा चलता था। और ये क्या करते थे कि जैसे कि जो पेड़ वगैरह बहुत घना होते थे तो उसके जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको काट देते थे, पेड़ के ऊपरी वाले हिस्से को काट देते थे, ताकि जमीन पर सूर्य की रोशनी जो है वो पहुंच सके। और सूर्य की रोशनी जब पहुंचेगा तो जमीन पर ही ये क्या करते थे? खेती बाड़ी का काम किया करते थे। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग बात मैं यहाँ पे बता दूं कि ये लोग यहाँ पे जैसे कि जमीन की जोताई नहीं करते थे, ये जमीन में कुछ रोपते नहीं थे, बल्कि जमीन में ये बीज को क्या करते थे? छिड़क दिया करते थे। ठीक है। और वो जब फसल रेडी हो जाता था तब वो उसकी कटाई बुआई जो है वो किया करते थे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो झूम खेती होता था, इस झूम खेती में ना ही तो वो बीज को रोपने का काम करते हैं और ना ही तो वो जोतने का काम करते हैं, बल्कि ये क्या करते हैं? बीजों को छिड़क दिया करते थे जमीनों पर, और सूर्य की रोशनी जो है वो जमीन पर पड़ता रहे, उन लोगों को ऊर्जा मिले जो उन्होंने लगाया हुआ है, जो बीज उन्होंने छिड़का हुआ है। तो इसके लिए जो पेड़ के बड़े बड़े जो तने थे, जो घने थे, उनको वो क्या करते थे? ऊपरी हिस्सा को काट देते थे, ताकि सनलाइट जो है प्रॉपर जमीन पर पहुंच सके और उनका फसल जो है वो हो सके। साथ ही साथ ये जब इस तरह से हो जाता था तो जो भी फसल वगैरह होता था और उसमें जो बचा हुआ पार्ट होता था तो उसको ये लोग क्या कर देते थे? जला देते थे। जलाने से जो राख बनती थी उस राख को ये पूरी तरह से जमीन पर क्या करते थे? फैला देते थे। तो ये जो राख होता है उस राख में क्या होता है? पोटाश होता है। जो राख होता है उसमें क्या होता है? पोटाश होता है। तो ये पोटाश क्या करता है कि जो जमीन है, जमीन की जो फर्टिलिटी है, जो उत्पादन करने की जो शक्ति है, वो और ज्यादा बढ़ जाती है।
तो ये लोग देखिए ये टेक्निक जो है यहाँ पे यूज करते हैं कि उस जमाने में तो ना ही फर्टिलाइजर्स थे, ना ही और कुछ ऐसी चीजें थी जिससे जमीन की जो पैदावार की क्षमता है वो बढ़ा सके। तो लोग वो उस समय क्या करते थे कि जो पेड़ पौधों से गिरा हुआ पत्ता होता था या जो घास फूस होता था उसको वो जला देते थे, जला कर वो राख में कन्वर्ट हो जाता था। तो उस राख में क्या होता था, पोटाश होता था, तो वो पूरी तरह से जमीन में फैला देते थे और वो पोटाश जो है, वो जो राख है, वो जमीन की जो पैदा करने की क्षमता है उसको बढ़ा देता था, यानी कि फर्टाइल कर देता था सॉइल को। तो इस तरह से ये करते थे। और वो क्या क्या करते थे कि जैसे कि टांगी का इस्तेमाल करते थे, कोड़ी वगैरह जिसको हम कहते हैं उसका इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो टांगी का इस्तेमाल क्यों करते थे, पेड़ पौधों को काटने के लिए, और कोड़ी का इस्तेमाल क्यों करते थे, ताकि जो मिट्टी उट्टी है उसको हम लोग क्या कर सकें, हटा सकें, खुदाई कर सकें। तो इसके लिए जो आदिवासी लोग हैं इस तरह के औजार जो हैं वो इस्तेमाल करते थे। सो यहाँ पर इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ जो जमीन होती थी, ऐसी जमीन, इसको हम लोग कहते थे परती जमीन। परती जमीन मतलब फैलो, फैलो का मतलब ये हुआ कि हमने एक बार खेती कर ली और वो भी हमने बीजों को छिड़का है, नहीं कि उसको हमने रोपा है और नहीं तो उसमें जुताई की है। तो हमने क्या किया कि एक बार हमने पैदावार कर लिया उस जमीन में, ठीक है, और उसके बाद हमने उसे क्या किया, छोड़ दिया लंबे समय के लिए। तो क्यों छोड़ा, ताकि जमीन जो है और पैदावार करने की क्षमता उसके अंदर विकसित हो सके। तो वैसे जमीन को जिसमें बार बार आप फसल नहीं उगा रहे हैं, एक बार करो और छोड़ दे रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं परती जमीन, यानी फैलो लैंड इसको हम लोग बोला करते थे। साल भर के लिए वो छोड़ दिया करते थे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। सो बहरहाल हमारा तो प्रश्न ये है कि उस जमाने में जो आदिवासी लोग रह रहे थे वो किस तरह से जीते थे, किस तरह से अपना जीवन यापन करते थे। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि झूम खेती जो है ये क्या करते थे, झूम खेती के माध्यम से इस तरह से रहते थे। अब दूसरा हमारे पास जो पॉइंट है कि और कैसे जो आदिवासी लोग थे वो किस प्रकार से रहते थे। तो कुछ ऐसे आदिवासी लोग थे जो शिकार किया करते थे, जो हंटिंग्स किया करते थे, और जो जंगलों से जो उत्पादन होता था, जो भी चीज़ उनको मिलती थी उसको वो क्या करते थे, जमा करते थे, इकट्ठा करते थे। तो एक तो केस आपने क्या देखा, तो एक केस तो आप कहोगे कि इसमें क्या आपने देखा है कि झूम खेती करते थे आदिवासी लोग, और दूसरा जो करते थे वो क्या क्या करते थे, दैट इज कि शिकार भी किया करते थे और जो जंगलों से उनको मिलता था उसको इकट्ठा किया करते थे। तो जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारा ऐसा आदिवासी जो क्षेत्र है, वहाँ के जो लोग हैं वो शिकार वगैरह किया करते थे। तो किसका शिकार करते थे, जो जानवर वगैरह होते थे उनका शिकार किया करते थे, और जो जंगलों से जो उनको मिलता था, जो भी कंदमूल, जड़ी बूटी, जो भी चीजें मिलती थी उन सभी को वो क्या करते थे, इकट्ठा किया करते थे। तो ऐसे ही हम लोग एक और जिक्र अभी फिलहाल यहाँ पे करेंगे कि जो समुदाय एक खोड़ समुदाय है, जैसे कि हम लोग ने देखा कि मुंडा समुदाय होता है, एक उरांव समुदाय होता है, तो उसी तरह से खोड़ समुदाय का नाम है, ठीक है। तो खोड़ समुदाय जो है उसके विषय में चलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो समुदाय आप देख रहे हैं इसको हम लोग खोड़ समुदाय कहा करते हैं। उनका रहन सहन आप थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं, और ये उड़ीसा वाले हिस्से में रहते हैं। तो आप भारत के नक्शे में उड़ीसा को यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको रिकॉग्नाइज करना है, ये उड़ीसा वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो उड़ीसा वाले क्षेत्र में ही ये जो खोड़ वाले जो समुदाय लोग रहते हैं, ठीक है, तो ये लोग यहाँ पर रहा करते हैं, तो इसको हम लोग खोड़ कहा करते हैं। तो खोड़ समुदाय जो है वो उड़ीसा के जंगलों वगैरह में रहा करते थे। तो ये क्या करते थे, ये जो जानवर होते थे उनका शिकार करते थे, और शिकार करने के बाद जो उनसे मीट वगैरह मिलता था उसको आपस में ही लोग क्या करते थे, बांट लिया करते थे। साथ ही साथ यही नहीं, जैसे कि फल हो गया, जड़ वगैरह हो गया, जड़ी बूटी सब हो गया, इन सब चीज़ों को भी वो जंगलों से ही क्या किया करते थे, कलेक्ट किया करते थे और उसको खाया करते थे।
और जो पकाते थे खाना ये, तो उसके लिए एक तेल प्रयोग करते थे, एक ऑयल का इस्तेमाल ये करते थे। लेकिन ये जो तेल था वो तेल कहाँ से लाते थे? वो दो जगह से लाते थे। एक तो जो साल है, साल का जो पौधा है, साल कहने का मतलब जैसे कि मैं झारखंड में हूँ तो इसको हम लोग सखुआ का पौधा कहते हैं। अब आपके क्षेत्र में क्या कहते हैं उसको आप इस तरह से देख सकते हैं, इसको आप साल ट्री कह सकते हैं। आप पत्ता वगैरह, जो झारखंड के बच्चे वो तो पकड़ ही ले रहे होंगे पत्ता देख के, इसको सखुआ का पौधा हम लोग कहते हैं, सखुआ का गाछ बोलते हैं। तो ये जो सखुआ का गाछ है, इससे जो बीज वगैरह होता है इससे तेल निकाला जाता था, ठीक है। और इसी तेल को खाना वाना पकाने के लिए क्या करते थे, वो इस्तेमाल करते थे। यही नहीं, जो महुआ होता है, ठीक है, महुआ का पौधा आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। और ये महुआ में इस तरह का आपको फल दिखाई देता है जिससे बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है। तो महुआ जो है, महुआ का जो बीज होता था, तो इस बीज से भी क्या करते थे, वो तेल बनाने का काम करते थे। और उन्हीं तेलों को क्या करते थे, खाना वाना पकाने के लिए वो लोग यूज किया करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो आदिवासी लोग हैं वो खाना पकाने के लिए तेल का इस्तेमाल करते हैं। और वो तेल कहाँ से वो लाते थे, जो सखुआ का बीज होता था उससे वो तेल बनाते थे, जो महुआ का जो बीज वगैरह होता था तो उससे वो तेल बनाते थे, और उसी से वो क्या करते थे, खाना वगैरह पकाने का काम क्या करते थे। जबकि आज आ गया है सरसों का तेल वगैरह। यही नहीं, उस जमाने में जो आदिवासी लोग थे वो लोग जो जड़ी बूटी है उसका भी इस्तेमाल करते थे, उसको एक्चुअली वो मेडिसिन की तरह यूज करते थे। और आज भी लगभग जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया जाता है एज अ मेडिसिन के तौर पे, जो उनको जंगलों में मिलता है। सिर्फ यही नहीं, वहाँ पे जो लोकल मार्केट इनका लगता था, तो उस लोकल मार्केट में इन्हीं जड़ी बूटियों को वो दवाई के तौर पे बेचा भी करते थे, जिससे बहुत कुछ जो बीमारियां वगैरह होती थी वो ठीक हो जाया करती थी। तो एक मेडिसिन पर्पज से भी क्या कर रहे हैं कि जो जड़ी बूटी है उसको यूज कर रहे हैं, खाने के लिए भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से और भी चीजें हम लोग देख सकते हैं कि जो उस क्षेत्र में रहने वाले, जैसे कि कपड़ा बनाने वाले वेबर लोग रहते थे, या जो चमड़ा के जो चीजें बनाया करते थे, वो सब जो रहने वाले लोग थे, तो वो लोग क्या करते थे, उसमें कलर चढ़ाना पड़ता था। जैसे कि जो कपड़ा है उसमें कलर चढ़ाना है, जो चमड़ा से बना हुआ प्रोडक्ट है उस पे अगर कोई कलर चढ़ाना है, तो ज़्यादातर जो वहाँ के लोकल कारीगर लोग थे वो कलर चढ़ाने के लिए दो फूलों का इस्तेमाल करते थे, एक तो कुसुम का और दूसरा पलाश का। तो जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, एक ही कुसुम है तो कुसुम से वो कलर बना लेते थे, और जो पलाश है इससे भी वो क्या बना लिया करते थे, कलर बना लिया करते थे। तो इन कलर का इस्तेमाल वो क्या करते थे, रंग वगैरह चढ़ाने के लिए, जब वो कपड़े वगैरह जो बनाते थे या जो चमड़े से जो भी चीज़ें बनाते थे उसमें रंग वगैरह चढ़ाने के लिए वो पलाश का जो फूल है या जो कुसुम का फूल है उसका इस्तेमाल किया करते हैं यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ पर और क्या चीजें देखेंगे कि जो आदिवासी लोग थे, ये तो जंगलों से खाना पीना जो है, इनको जो जड़ी बूटी, फल फूल, कंद मूल जो मिल रहा था वो खा ही रहे थे और अपना गुजारा कर रहे थे और शिकार भी किया करते थे। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें थीं जिनका इन्हें इस्तेमाल करना होता था। जैसे कि अगर हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे देखें कि जैसे उनको चावल चाहिए था या कोई और अनाज चाहिए था, तो वो ये सब चीजें कहाँ से लाते थे? तो इसके लिए ये क्या करते थे, एक्सचेंज ऑफ गुड्स क्या करते थे। एक्सचेंज ऑफ गुड्स कहने का मतलब कि एक सामान के बदले में दूसरे सामान को लेना देना करते थे। जैसे मान ली कि जो इनके पास है वो चीज़ दूसरे को दे देते थे और दूसरे से जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो वापस ले लिया करते थे। तो इसको हम लोग क्या कहा करते हैं, इसको हम लोग एक्सचेंज गुड्स कहा करते हैं। यानी कि सामानों की अदली बदली करके वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे थे जो उनकी ज़रूरत थी। लेकिन कुछ ऐसे आदिवासी भी थे जो छोटी मोटी कमाई भी करते थे, तो वो क्या करते थे कि उससे कोशिश करते थे कि जो उनकी ज़रूरतें की चीज़ें हैं वो उनको मिल सकें। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी थे जो कुछ मजदूरी भी किया करते थे। कुछ लोग जैसे कि रोड बनाने का काम करते थे, कुछ लोग बिल्डिंग बनाने का काम करते थे,
कुछ लोग मजदूरी किया करते थे, लेबर कुल्ली का काम करते थे, और कुछ ऐसे भी थे जो किसान का काम किया करते थे, किसानी वगैरह का काम किया करते थे। ठीक है, तो ऐसे कुछ आदिवासी हैं जो यहाँ पर किसानी भी कर रहे हैं, किसान मतलब खेत जोतने उतने का भी काम कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे थे जो लेबर कुल्ली का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो उससे उनकी इनकम होती थी, और वो जो इनकम होता था उस इनकम से वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद लिया करते थे। तो यहाँ पे दो बातें समझनी है आपको कि जैसे कि चावल हो गया, दाल हो गया, चना हो गया, ये तमाम ऐसे कुछ और जो आपको अनाज खरीदने होते थे, तो उसके लिए या तो वो सामान की क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी कि अदला बदली कर रहे हैं सामानों का, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं होता था। तो ये एक सामान के बदले में क्या करते थे, दूसरे सामान को लेते थे और अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले लिया करते थे। और दूसरा क्या करते थे, वो अर्निंग्स करते थे। अर्निंग्स मतलब छोटे मोटे काम करके। तो काम क्या क्या करते थे, जैसे कोई कहीं पे काम पकड़ लिए छोटा मोटा गांव में, उसका काम कर रहे हैं, कोई रोड का काम कर रहा है, कोई लेबर कुल्ली का काम कर रहा है, कोई किसान मतलब खेत जोतने का काम कर रहा है। तो इस तरह से जो उनको थोड़ा मोड़ा पैसा मिलता था, तो उससे वो क्या करते थे कि इन तमाम ज़रूरतों को पूरा किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट से जो मिलने वाली चीज़ें थीं वो धीरे धीरे घटने लगी। तो पीपल जो थे, जो आदिवासी लोग थे, वो धीरे धीरे क्या करने लगे, काम धंधे के चक्कर में या अपना जीवन जीने के चक्कर में वो धीरे धीरे माइग्रेट होने लगे, मतलब यहाँ वहाँ भटकना शुरू कर दिए। लेकिन उनमें से एक यहाँ जिक्र होता है जिसको हम बैगा बोलते हैं। तो बैगा एक समुदाय होता है, ठीक है। तो बैगा क्या होता है, एक समुदाय होता है। जैसे कि अभी हमने बात किया कि जो मुंडा है एक समुदाय है, जो उरांव है एक समुदाय है, ठीक उसी प्रकार से बैगा भी एक तरह का समुदाय होता है। और ये लोग पूरी तरह से किस पे डिपेंड है, जंगलों पे डिपेंड है। जंगलों से जो उनको मिलता है खाना पीना, उसी पे ये पूरी तरह से क्या करते हैं, डिपेंड हुआ करते हैं। तो ये जो है ये लेबर उबर का जो है वो काम नहीं किया करते हैं बैगा लोग। ये इनको ऐसा लगता है कि इनकी बेइज्जती है, ये जंगल में ही बराबर रहे हैं, जंगल से ही इन्हें सब कुछ मिला है, तो ये इस पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। और इनको लगता है कि अगर हम लेबर का काम करेंगे, ये सब का काम करेंगे, तो इनकी बहुत बड़ी बदनामी होगी। इस तरह का विचारधारा इनके अंदर थी, और ये पूरी तरह से फॉरेस्ट को ही अपना भगवान या तमाम चीज़ जो है वो मानते हैं। तो आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। तो एक तो बैगा कम्युनिटी के विषय में आपने देखा कि बैगा कम्युनिटी जो है वो किस कदर से फॉरेस्ट से, जंगल से जुड़ा हुआ है, इसकी आस्था कितनी इसमें जुड़ी हुई है कि ये जैसे लेबर वगैरह या जो अदर काम है उसको करने में इनको अपमानित महसूस हो रहा है। तो ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर घमंड आप नहीं देखेंगे, बल्कि इसको दूसरे रूप में देखिए कि इनका लगाव प्राकृतिक तौर पे बहुत ज़्यादा है। यही कारण है कि ये जो है पूरी तरह से फॉरेस्ट पर डिपेंड है, और इनसे जो जंगलों से जो इनको मिलता है उससे अपना जीवन जो है जीने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए इनको लेबर उबर का काम मिल जाएगा तो इनको लगती है कि भाई इनका आत्मसम्मान में चोट पहुंचाया गया है। अब हम लोग इसमें देखते हैं नेक्स्ट वाले हिस्से को। इसमें ये देखिए कि तो जैसा कि मैंने बताया कि जो आदिवासी लोग हैं वो लोग तो यहाँ वहाँ भटक ही रहे थे, लेकिन उन्हें और भी चीज़ें खरीदने की आवश्यकता होती थी। तो ये चाहते थे कि कुछ और भी चीज़ें खरीदें। तो इनके पास तो उतना पैसा वगैरह होता नहीं था। तो दो चीज़ें ये क्या करते थे, जो व्यापारी लोग बाहर से आते थे वो क्या करते थे, यहाँ पे सामानों को बेचते थे। तो सामान को बहुत ही हाई रेट में ये बेचा करते थे, सामानों को बहुत ही हाई प्राइस में बेचा करते थे। तो इनको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता था, और जो इनको पैसा अगर चाहिए होता था तो जो वहाँ के सूद में लगाने वाले लोग होते थे पैसा को, उनसे ये क्या करते थे, मतलब जिसको हम लोग आम भाषा में महाजन बोलते हैं, तो महाजन से ये पैसा जाके लेते थे। और महाजन इसमें क्या करते थे कि जब वो पैसा देते थे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते थे। तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता था कि जो इनको व्यापारी लोग जो मसाला वसाला जो भी बेचने आ रहे हैं, या जो भी चीज़ें और भी जो भी अनाज की चीज़ें बाहर से इनके यहाँ बेचने आता था, तो वो एक तो बहुत ज़्यादा प्राइस लेते थे।
जिसकी वजह से इनके पास मजबूरी होती थी, क्योंकि इनका उतना बहुत ज़्यादा इनकम नहीं होता था। तो वो क्या करते थे कि जो वहाँ पे गांव में जो थोड़ा सा जिनके पास पैसा वैसा है वो महाजन बन जाते थे, यानी कि वो कर्जा देते थे। तो कर्जा वो जब देते थे तो वो क्या करते थे, बहुत ही हाई इंटरेस्ट चार्ज करते थे। तो इससे क्या हो गया कि जो आदिवासी लोग थे वो कर्जा में फंसते चले गए, कर्ज में डूबते चले गए और गरीबी पूरी तरह से इन पे हावी हो गया, यानी ये गरीबी में जिंदगी को जीने लगे। सो देखिए यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि जो आदिवासी लोग हैं वो कर्ज में क्यों डूबते चले गए और जो आदिवासी लोग हैं वो गरीब क्यों रह गए, क्योंकि ये पैसा लेते थे महाजन से और महाजन लोग हाई रेट में क्या करते थे, इनको पैसा देते थे, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे कर्जे में डूबते चले गए और गरीबी की तरफ जो है इनको धकेल दिया गया। तो जो यहाँ के आदिवासी लोग थे ये अपना दुश्मन मानते थे। किनको दुश्मन मानते थे? जो महाजन होते थे, जो कर्जा देने वाले लोग होते थे, उनको ये शैतान की तरह देखते थे। जो व्यापारी लोग थे उसको भी ये शैतान की तरह देखते थे, क्योंकि इनके वजह से ही इस तरह की दुर्दशा जो है इनके पास हुई कि ये कर्ज में फंसते चले गए और ये गरीबी के कगार में पहुंच गए। तो ये दो कारणों से, यानी कि एक जो कर्जा देने वाला व्यक्ति है महाजन और जो व्यापारी लोग हैं, इन दो वजह से ये गरीबी की स्थिति में पहुंच जाते हैं और कर्ज में फंस जाते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये इंडिया का एक मैप है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आपको इंडिकेट किया हुआ है इसमें ये बताया जा रहा है कि भारत के किन किन हिस्सों में आदिवासी लोग रहते हैं। तो आप यहाँ पर आपको कोई राज्य का नाम नहीं है, लेकिन ये आपको पहचान है कि किस किस राज्य में आदिवासी लोग रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आदिवासी लोग आपको दिखाई देंगे। फिर आप देखिए कि यहाँ झारखंड, उड़ीसा, ठीक है, यहाँ पर आदिवासी लोग आपको दिखाई देंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये सब हिस्से में क्या है, ये जो भारत का जो हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ तमाम जगहों पर क्या है, आदिवासी लोग जो है वो रहते हैं। तो जैसा कि इस फिगर में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आदिवासी लोग हैं वो देखिए कि जंगल से जो चीज़ें इनको मिलती है, जैसे पत्ता वगैरह, दातून वगैरह, तो इन सब चीज़ों को इकट्ठा करते थे और जो लोकल मार्केट है वहाँ पे ये बेचा करते थे। तो ये आदिवासी की एक झलक है जिसको हमें काफ़ी गहराई से समझने की आवश्यकता है। इनकी गरीबी होने का कारण क्या है, इनके पास ज़मीन क्यों नहीं है, ये तमाम पॉइंट आप यहाँ पर देख और समझ सकते हैं। अब देखिए हम लोग अभी फिलहाल एक ही सवाल का जवाब तलाश रहे हैं कि आखिरकार जो आदिवासी लोग थे वो किस तरह से जीते थे। तो देखिए, एक तो खेती बाड़ी आपने देख लिया, ठीक है, फिर शिकार वगैरह करते हैं वो भी आपने देख ही लिया। जो फॉरेस्ट से उत्पादन होता था, जो फॉरेस्ट से उनको मिलता था, उन सब चीज़ों को इकट्ठा करके वो लोकल मार्केट में बेचा करते थे। एक और तरीका है कि वो क्या करते थे, जो पालतू जानवर होते थे उनको ये पालते थे। ठीक है, तो ये पालतू जानवर को भी पाल के क्या करते थे, अपना जीवन यापन किया करते थे। कौन? आदिवासी लोग। ठीक है, तो अब होता क्या था कि जहाँ पे आदिवासी लोग होते थे अपना जो जानवर वगैरह पालते थे, तो जानवर को चारा खिलाना पड़ता था। तो उसके लिए वो मान लीजिए किसी जंगल के किसी हिस्से में है, वहाँ पे अगर ख़त्म हो गया घास वगैरह तो वो दूसरे आगे की तरफ मूव हो जाते थे, यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर जाते थे। क्योंकि सीजन टू सीजन ये चीज़ बदलता रहता था कि कहीं पर जो जानवरों के लिए जो अनाज होता था वो प्रॉपर वे में नहीं मिल पाता था, तो वो सीजन टू सीजन एक जगह से दूसरी जगह मूव किया करते थे। क्योंकि जो घास थी वो ख़त्म हो जाया करती थी, तो घास खा सके, घास मिल सके जानवरों को, इसीलिए वो एक एरिया से दूसरे एरिया में जाया करते थे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो जानवर को यहाँ पे पालते हैं और उसके लिए अब वो माइग्रेट हो रहे हैं। तो एक यहाँ पे हम लोग बातचीत करते हैं वन गुज्जर के विषय में। तो यहाँ पे देखिए वन गुज्जर है, ये लोग क्या करते हैं, तो वन गुज्जर लोग क्या करते हैं कि जानवर पालते हैं। ठीक है, वन गुज्जर लोग क्या करते हैं, जानवर पालने का काम क्या करते हैं और इससे इनकी जीवनी जो है वो आपको चलती हुई वहाँ पे दिखाई देगी। तो ये जो वन गुज्जर लोग थे ये पंजाब के हिल पे ज़्यादातर आपको मिलेंगे। फिर जो लेबैडीज लोग थे जो आंध्र प्रदेश के, तो ये सब दोनों क्या करते थे
कि जानवरों को पालते थे, कैटल्स को क्या करते थे, ये पालने का काम करते थे। अब हम देखेंगे दूसरे समुदाय के बारे में, जैसे गढ़ीज लोग जो कुल्लू के हैं और जो बकरवाल लोग हैं जो कश्मीर में रहते हैं, तो ये लोग क्या करते थे, भेड़ियाँ पालते थे। जैसे आप देख लीजिए कि जो गढ़ीज लोग हैं जो कुल्लू के हैं, तो ये भेड़िया वगैरह पालते हैं, ठीक है, इस पे इनकी जीवनी टिकी हुई है। और जो कश्मीर के रहने वाले बकरवाल लोग हैं, ये बकरी वगैरह पालते हैं, ठीक है, तो इनसे इनकी जीवनी चलती। तो ये भी एक तरह के उनके क्या है, आदिवासी लोग हैं। तो इस बात को यहाँ पर आपको समझना है कि ये आदिवासी लोग किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे थे, किस तरह से जिंदगी को जी रहे थे। अब देखिए, कुछ ऐसे आदिवासी थे जो एक ही जगह पे रह के क्या कर रहे थे, खेती बाड़ी करना शुरू कर दिए थे। वो माइग्रेट नहीं हो रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट नहीं हो रहे थे, बल्कि एक ही जगह पे रह के वो खेती बाड़ी करना समझ चुके थे और सालों साल तक एक ही जगह पे रहते थे। तो इससे इनको दो बेनिफिट होना शुरू हुआ। एक बेनिफिट क्या होना शुरू हुआ कि इनको जमीन में अधिकार मिलने लगा, गोट राइट्स ओवर द लैंड, ठीक है, इनको जमीन में अधिकार मिलने लगा, ठीक है, जमीन के मालिक बनने लगे ये। और धीरे धीरे फिर वहाँ पे जैसे कि मुखिया वगैरह लोग बनना शुरू हो गए, जैसे कि हम लोग छोटा नागपुर में मुंडा समाज को इस तरह से देख सकते हैं। तो धीरे धीरे वो पावरफुल भी जो है वो बनना शुरू हो गए। तो यहाँ पर वो कब बनने शुरू हो गए, तो जो आदिवासी लोग थे जो जमीन में टिके रह गए, यानी कि एक ही जमीन में टिके रह गए और यहाँ से वहाँ मूव नहीं किए, ठीक है, तो एक ही जगह पे बस गए। लेकिन जो ब्रिटिशर्स लोग थे, जो अंग्रेज लोग थे, वो जब इन क्षेत्रों में आते हैं तो पाते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही जंगली स्वभाव के हैं और उतना इनमें कह सकते हैं कि ये सिविलाइज्ड नहीं है, उतना सभ्य ये नहीं है। तो इनको काफ़ी ज़्यादा सिविलाइज्ड करने की ज़रूरत है और यहाँ के आदिवासियों को काफ़ी ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत है और इनको यहाँ पे सेटल करने की ज़रूरत ज़्यादा है ताकि इनको ज़मीन वगैरह मिल सके। तो यहाँ पे ब्रिटिश लोग आदिवासियों की तरफ इस तरह से अभी फ़िलहाल आप देख रहे हैं कि सेटलमेंट की तरफ वो ध्यान दे रहे हैं कि आदिवासी यहाँ पे बसे, वो सिविलाइज्ड हो सके, इनका जो जंगली स्वभाव है उसको ख़त्म किया जा सके, दूर किया जा सके। इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे जो है अंग्रेज़ों की तरफ से देखने को मिलेगा। सो बहरहाल हम लोग यहाँ पर एक प्रश्न का जवाब जो है वो ढूंढने का प्रयास कर रहे थे और वो प्रश्न क्या था कि जो आदिवासी लोग थे या जो आदिवासी लोग हैं वो किस प्रकार से रहते थे, वो किस तरह से अपना जीवन को जीते थे, किस तरह से उनका जीवन यापन होता था। इस प्रश्न का जवाब हम लोग यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पे पता कर लिया कि बहुत सारे ऐसे जो आदिवासी थे जो झूम खेती करते थे। झूम खेती कहने का मतलब हुआ कि वो घूम घूम के खेती किया करते थे। तो एक तो ये चीज़ आपको देखने को मिलता है। दूसरा चीज़ आप यहाँ पे क्या देखते हैं कि कुछ ऐसे आदिवासी थे जो जानवरों को पालते थे। और थर्ड चीज़ आपने देखा कि कुछ ऐसे आदिवासी थे जो शिकार करते थे और जो जंगलों से उनको मिलता था जैसे पत्ता वगैरह, जड़ी बूटी वगैरह, फल वगैरह, उसको इकट्ठा करके बेचते भी थे और खुद भी इस्तेमाल करते थे। यानी कि शिकार करने का भी काम करते थे और गैदरिंग करने का भी काम किया करते थे। और कुछ ऐसे किसान थे जो बार बार घूमते नहीं रहे, यानी कि घूमंतु वो खेतीहर नहीं रहे, बल्कि उन्होंने क्या किया, एक ही ज़मीन पे वो बस गए और वहीं पे काम करने लगे। यानी पूरी तरह से वो सेटल्ड कल्टीवेशन करना शुरू कर दिए। तो इस प्रकार से जो आदिवासी लोग थे उनका जीवन यापन होता था। ठीक है, एक तो झूम खेती के माध्यम से जानवरों को पालकर, शिकार करके और जो भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते थे उसको इकट्ठा करके। और फोर्थ क्या था कि वो एक ही जमीन पर टिक गए और वहीं पर धीरे धीरे भूमि वगैरह जो है उनको वो अधिकार मिलना शुरू हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे देखते हैं कि जो आदिवासी है उनका जो जीवन है वो इस तरह से चल रहा था। जो आदिवासी समाज के लोग जो जहाँ रह रहे थे और जब वहाँ पर कॉलोनियल रूल आया तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि कॉलोनियल रूल क्या है।
तो कॉलोनियल रूल मतलब उपनिवेशवाद, यानी कि जब एक देश किसी दूसरे देश पे क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है, तो उसको हम लोग कहा करते हैं कॉलोनियल रूल कहा करते हैं। तो जब आदिवासी लोग जहाँ पे रह रहे थे भारत में, और जब कॉलोनियल रूल वहाँ पे आया, या हम कह सकते हैं कि जब अंग्रेज लोग आए, तो किस प्रकार से आदिवासी लोगों का जीवन जो है वो प्रभावित हुआ, क्या असर डालता है उनके जीवन पर, ये अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला जो जिक्र करेंगे वो हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि जो आदिवासी समाज का जो मुखिया होता था, उस मुखिया के जीवन में किस तरह का प्रभाव आता है, क्या असर डालता है, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लें कि जो आदिवासी समाज था, वो जहाँ पे रहते थे, तो वहाँ पर कोई एक हेड होता था जो तमाम निर्णय को लिया करता था, जिसको हम लोग ट्राइबल चीफ कहते हैं, यानी कि आदिवासी का मुखिया कहा करते हैं। तो जो ट्राइबल चीफ होते थे, जो मुखिया हुआ करते थे, उनका बड़ा ही जो है इकोनॉमिक पावर हुआ करता था। उनके पास ये अधिकार था कि वो एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो कर सकेंगे, यानी कि किस तरह से कानून व्यवस्था चलेगी उस जंगलों में, वो निर्णय लेने का क्षमता किनके अंदर थी, जो वहां के मुखिया होते थे उनको लेने का अधिकार था। साथ ही साथ जिस क्षेत्र में वो रह रहे हैं, उस क्षेत्र में कंट्रोल किसका था, तो जो वहां के मुखिया थे उनके पास ये तमाम कंट्रोल थे। कुछ कुछ इलाकों में ये भी देखा गया कि कुछ कुछ ऐसे मुखिया लोग थे जिनका खुद का अपना पुलिस वगैरह भी हुआ करता था, और वो क्या करते थे कि जो लोकल एरिया होता था, जिस क्षेत्र में वो रहते थे, वहां पे किस तरह से काम किया जाएगा, क्या रूल रेगुलेशंस होंगे, जंगल को किस तरह से मैनेजमेंट करना है, ये तमाम निर्णय जो है वो आदिवासी का जो मुखिया होता था, जो ट्राइबल चीफ होता था, वो इस प्रकार का सारे निर्णय लिया करता था। तो ये पूरी शक्ति जो थी वो ट्राइबल चीफ के पास थी कि जंगल में क्या कानून व्यवस्था रहेंगे, किस तरह से एडमिनिस्टर करना है जंगलों में, इसका पूरा जो अधिकार था वो वहां के ट्राइबल चीफ का था। लेकिन जब अंग्रेज लोग यहाँ पर आ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अब तो ये पूरे एरिया को कब्जा में ले लेते हैं, यानी कि अब वो कॉलोनियल रूल वहां पर अप्लाई करना शुरू करते हैं। तो यहाँ के जो मुखिया हैं, जो ट्राइबल चीफ हैं, उनको बहुत हद तक ये प्रभावित कर देते हैं। अब कैसे प्रभावित करते वो आपको देखने को मिलेगा। जितनी पावर एक मुखिया को था अंग्रेजों के आने से पहले, वो तमाम पावर छीन लिया जाता है। अब मुखिया लोग एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं कर पाएंगे, उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं रहेगा, यानी कि वो प्रशासन का काम नहीं करेंगे। अब साथ ही साथ उनको मजबूर कर दिया गया कि आप वही नियम कानून मानेंगे जो अंग्रेज सरकार बनाई है। तो अंग्रेज सरकार ने एक अपना नियम कानून बना रखा था, और उसी नियम कानून को मानने के लिए बाध्य कर देते हैं उस मुखिया को भी और वहां के आदिवासी समाज के लोगों को भी। तो अब ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव का पार्ट है, जो कि मुखिया चलाता था, आदिवासी का जो समाज का मुखिया होता था, वो इस चीज को करता था, उसका कंट्रोल पूरा जंगल पे होता था। लेकिन वो कंट्रोल भी अब यहाँ पर जो अंग्रेज लोग हैं वो छीन लेते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर आपको मेरे बनाए हुए नियम कानून का पालन करना है, यानी जो अंग्रेज लोग नियम कानून जो बनाए थे जंगलों का, वही नियम कानून इनको फॉलो करना है। और साथ ही साथ इनको नजराना भी देना है। नजराना देने का मतलब टैक्स के तौर पे अंग्रेजों को पैसा भी देना है। तो ये तमाम चीज अब आदिवासी समाज के ऊपर पड़ना शुरू हुआ। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक मुखिया का जो पावर था वो किस प्रकार से अंग्रेज लोग यहाँ पर छीन लेते हैं। अब इस प्रकार से जो बहुत सारे जो आदिवासी लोग थे वो कहीं ना कहीं छोड़ छोड़ के जाना भी शुरू कर दिए थे, और ज्यादातर जो आदिवासी समाज के लोग थे वो तो घूम घूम कर खेती करते थे। घुमंतु खेतीहर थे वो लोग, जिसको झूम खेती कहा जाता है। तो
सिर्फ मुखिया पे इसका असर नहीं पड़ता है, बल्कि जो झूम खेती करने वाले किसान लोग थे, अंग्रेज के आने के बाद उन किसानों पर भी, उन आदिवासियों पर भी इसका असर पड़ता है। कैसे पड़ता है? यहां पर जो अंग्रेज लोग थे उनको बड़ा तकलीफ हो रहा था। किन से तकलीफ हो रहा था? जो झूम खेती करते थे, यानी कि जो घूम घूम के खेती करते थे, उनसे इनको बड़ा तकलीफ हो रहा था। क्यों तकलीफ हो रहा था? क्योंकि जो घूम घूम के खेती करने वाले आदिवासी लोग थे, इनका खुद का एक फिक्स्ड घर नहीं था। वो एक जगह पे नहीं टिकते थे। वो कुछ महीने के लिए एक जगह पे रहते थे, उसके बाद दूसरे जगह पे चले जाते थे। तो अंग्रेजों को बड़ा तकलीफ हो रहा था। तकलीफ इस विषय का नहीं हो रहा था कि आदिवासी लोग भटक रहे हैं, तकलीफ इस विषय का हो रहा है कि वो भटक क्यों रहे हैं। अगर वो बार बार भटकेंगे तो उनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वो आसानी से कंट्रोल आदिवासी को नहीं कर पाएंगे और उन पे नियम कानून थोप नहीं पाएंगे वो अंग्रेज लोग। तो इस कारण से अंग्रेजों को बड़ी तकलीफ हो रही थी कि ये जो झूम खेती है ये तो एक सरदर्द बन गया है उनके लिए, उनको रोकना बहुत जरूरी है। तो इन्होंने क्या किया कि एक लैंड सेटलमेंट का प्रोग्राम लेके आया कि आप एक ही जगह पर रहिए और वहां पे खेती बाड़ी कीजिए। अब इसके पीछे आदिवासी समाज का भलाई करना नहीं था, बल्कि एक तरह से वो उनको नोचना चाहते थे, लूट करना चाहते थे। लूट खसोट की व्यवस्था बना रखी थी उन्होंने, अंग्रेजों ने। वो चाहते थे कि अगर इस तरह के झूम खेती करने वाले लोग एक जगह पर रहेंगे तो उनसे हम लगातार एक रेगुलर आमदनी जो है वो लेते रहेंगे, यानी एक रेगुलर रेवेन्यू जो है वो उनको मिलता रहेगा। एक तो यहाँ पे उनका छिपा हुआ था पॉइंट। दूसरी चीज कि उनके ऊपर हम कंट्रोल कर पाएंगे। किनके ऊपर? आदिवासी लोगों के ऊपर, और अपना नियम कानून थोप देंगे। इस तरह से उन्होंने ये नियम भी बना लिया कि आपको हर हालत में एक फिक्स्ड जो आमदनी है, फिक्स्ड जो आपको टैक्स है, वो अब आपको किसको देना होगा? अंग्रेज सरकार को देना पड़ेगा। तो अब इस तरह का अगर बर्ताव किया जा रहा था आदिवासी समाज के साथ, तो जाहिर सा बात है कि आदिवासी समाज लोग अब क्या करेंगे? इसका विद्रोह करेंगे, अब वो आंदोलन करेंगे। और ऐसा ही हुआ कि जो आदिवासी समाज के लोग थे झूम खेती करने वाले, वो सीधा सीधा विद्रोह कर बैठते हैं। क्यों कर बैठते? क्योंकि इनको महसूस हो गया था कि इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है और इनके बहुत सारे पावर को सीज कर दिया गया है। इनको मजबूर किया जा रहा है कि आप एक बंधुआ मजदूर बनकर रहें, उनके लिए काम करें, जो भी खेती बाड़ी करेंगे वो आप अंग्रेजी सरकार को दीजिए। तो इस तरह से इनको महसूस हो गया था और इसलिए जो आदिवासी समाज के लोग थे वो कहीं ना कहीं आंदोलन छेड़ देते हैं अंग्रेजों के खिलाफ, और इस कारण से अंग्रेज इस काम में सफल नहीं हो पाता है। किस काम में? जो उन्होंने लैंड सेटलमेंट का प्रोग्राम बनाया था उसमें। और मजबूरन अंग्रेज ने जब देखा कि आदिवासी लोग इस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, तो अंग्रेज सरकार कहीं ना कहीं हिल गई, उनको डर हो गया। तब उन्होंने क्या किया कि परमिशंस देना शुरू किया कि ठीक है, आप घूम घूम कर खेती कर सकते हैं। तब जाकर तो यहां पर आप देखिए कि जो आदिवासी लोग हैं उनमें ये क्षमता थी कि वो गलत चीजों को बर्दाश्त नहीं करते थे। वो किसी के अंदर नहीं रहना पसंद करते थे। उनका कोई शोषण करे उसके खिलाफ इनको लड़ना आता था। इनको नेतृत्व करने का भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर है, क्योंकि इनका मुखिया होता था जो नेतृत्व इनका करता था। लीडरशिप का पावर भी इनके पास होता था, लेकिन इनको कहीं ना कहीं जाहिल बना के रखने का प्रयास किया गया था। तो ऐसा नहीं था कि ये समाज ऐसा था, बल्कि आदिवासी समाज लोग काफी ज्यादा नेतृत्व करने की क्षमता रखते थे और जरूरत पड़ने पे विद्रोह भी करते थे। बहरहाल तो अंग्रेज लोग जो चाहते थे कि जो घुमंतु खेतीहर है, जो झूम खेती करने वाले आदिवासी लोग हैं, इनको एक ही जगह पर सीमित रखा जाए, और इस जो व्यवस्था, इस व्यवस्था को बनाए रखने में अंग्रेज लोग विफल हो जाते हैं। उनको सफलता हाथ बिल्कुल भी नहीं लगता है। तब क्या होता है? तब अंग्रेज लोग एक नया चीज सोच लेते हैं कि अब वो फॉरेस्ट लॉज जो है वो लेकर आएंगे, यानी कि अब जंगलों में कानून नियम जो है वो लगाना शुरू करेंगे। तो जब जंगलों में
नियम कानून बनने लगे, और ये नियम कानून बना कौन रहे थे? अंग्रेज लोग। तो ये जो अंग्रेज लोग नियम कानून बना रहे थे, तो इसका असर अब किस पे आएगा? इसका असर सीधा सीधा पड़ने वाला है आदिवासियों पर। क्यों पड़ेगा? क्योंकि जो आदिवासी समाज के लोग थे वो सीधा सीधा अपनी जीविका के लिए किस पे टिके हुए थे? जंगल पे टिके हुए थे। उनका तमाम जीविका किस पे टिका हुआ था? जंगल पे ही टिका हुआ था। तो इस तरह से होता क्या है कि जब फॉरेस्ट लॉज वगैरह बनाया जाता है तो बहुत सारे फॉरेस्ट लॉज चेंज कर दिए जाते हैं, क्योंकि जब आदिवासी का मुखिया होता था तो उनके हित में सोचता था। लेकिन जब अंग्रेजी सरकार आई तो बहुत सारे कानून जो है जंगल के वो बदल दिए। अब हुआ क्या कि अंग्रेजों के कंट्रोल में बहुत सारा जो जंगल का हिस्सा है वो चला जाता है, और वहां पर वो घोषित कर देते हैं कि जो जंगल की प्रॉपर्टी है अब वो स्टेट प्रॉपर्टी हो गई है। और यही नहीं, उन्होंने जंगलों को कैटेगराइज्ड भी कर दिया कि कौन जनरल जंगल है और कौन रिजर्व्ड जंगल है। यानी कि जहां पे रिजर्व्ड जंगल है उसमें अलाउ नहीं था कि जो आदिवासी लोग हैं, जो घुमंतु या झूम खेती करने वाले जो आदिवासी लोग हैं, वो नहीं जा पाएंगे उन जंगलों में जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट है। और ये कानून किसने बनाया? ये कानून अंग्रेजों ने बनाया था। वो यहां तक कि जो आदिवासी लोग हैं फल फ्रूट भी तोड़ नहीं सकते थे वहां के जो जानवर हैं उनको मार भी नहीं सकते थे। साथ ही साथ वहां के जो जंगल थे उसको काट नहीं सकते थे, पेड़ पौधों को इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तो जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट होता था उसको पूरी तरह से अंग्रेजों ने अपने कंट्रोल में रखा हुआ था और आदिवासी लोगों को आना मना कर दिया था। अगर आप जाएंगे तो आपके ऊपर बहुत सारी कार्रवाई की जाएगी। तो क्यों ऐसा करते थे? क्योंकि जो फॉरेस्ट था, जो लैंड था, वहां पे टिम्बर मतलब कि जो पेड़ थे टिम्बर वगैरह के वो ज्यादातर हुआ करते थे। और जो अंग्रेज लोग थे इस टिम्बर का इस्तेमाल किस चीज में करते थे? फर्नीचर वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया करते थे, जो उनको बेनिफिट पहुंचाता था। तो वैसे जंगल के हिस्से को इन्होंने रिजर्व्ड कर रखा था। अब कहीं ना कहीं अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो झूम खेती करने वाले आदिवासी लोग हैं उनकी जो जीने की सुविधा थी वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बिगड़ती चली गई। उनकी जीविका पे बहुत ज्यादा असर पड़ने लगा। तो वो मजबूर होने लगे कि अब वो इस एरिया को छोड़कर किसी दूसरे एरिया में चले जाएं। अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि ना ये फल फ्रूट ले सकते थे, क्योंकि बहुत सारा जंगल कहीं से रिजर्व कर दिया गया था। तो फल फ्रूट इनको लेना बहुत मुश्किल हो गया था। तो इस तरह से जो ये जंगलों से जो चीज लेते थे इनको कहीं ना कहीं रोक दिया गया था। तो ये मजबूर हो गए कि अब ये किसी दूसरे इलाके में जाएंगे, वहां पे काम वाम करेंगे और अपना जीविका जो है वो चलाएंगे। तो जो अंग्रेज लोग थे वो अब फॉरेस्ट लॉज वगैरह बनाने लगे। फॉरेस्ट लॉज कहने का मतलब कि जंगलों के नियम कानून बदलने लगे थे। जो आदिवासी समाज का जो मुखिया होता था उसका जो नियम था और जो अंग्रेज लोग नियम बनाए वो सब कुछ अलग अलग होना शुरू हो गया था। उसमें काफी ज्यादा बदलाव आने लगे थे। तो बहरहाल हुआ क्या था कि जो आदिवासी समाज के लोग थे वो तो अब धीरे धीरे छोड़कर भाग रहे थे। कहां पर? वो मजबूर हो गए थे जंगल को छोड़कर दूसरे इलाकों में काम खोजने के चक्कर में। तो जब ये वहां जाना शुरू कर दिए तो ब्रिटिशर्स लोगों जो थे, जो अंग्रेज लोग थे, वो इनको रोकने लगे। क्यों रोकने लगे? क्या आदिवासी की भलाई चाहते थे ये? तो ऐसा नहीं है। एक्चुअल में हुआ क्या था कि जंगल पे पूरा कंट्रोल अब किनका हो गया था? अंग्रेजों का हो गया था। तो उन्होंने एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाया था और उस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को काफी ज्यादा लेबर की जरूरत थी। अब सवाल ये आता है कि लेबर की जरूरत क्यों थी? क्योंकि रेलवे स्लीपर बनाने के लिए, देखिए ये वाला जो रेलवे ट्रैक आप देख रहे हैं तो इसमें देख रहे हैं कि लकड़ी का एक पट्टा लगा हुआ नीचे, यहाँ पर ये वाला इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आज तो ये सब सीमेंटेड हो चुके हैं, लेकिन पहले लकड़ी का पट्टा ही दिया जाता था जिसको रेलवे स्लीपर्स कहा जाता था। तो जो अंग्रेज लोग थे वो चाहते थे कि लकड़ियां कौन काट के लाएगा, कौन इसमें मजदूरी करेगा। तो इस कारण से जो अंग्रेज लोग थे वो आदिवासी समाज जो छोड़कर काम के तलाश में यहाँ वहां जा रहे थे उनको वो रोकने लगे। और इसलिए रोक रहे थे ताकि वो लकड़ियां इसका काट के ला सकें। उनको मजदूर की जरूरत थी इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर। तो वो इन आदिवासी जो
लोग थे उनको वो टारगेट करते हैं। अब क्यों कर रहे थे इनको टारगेट? तो इसका रीज़न ये था क्योंकि ये जो लेबर थे, जो अंग्रेज लोग थे, वो चाह रहे थे कि ये तो बहुत ही सस्ते लेबर है, बहुत सस्ता में इनसे हम क्या करवा सकते हैं, काम करवा सकते हैं, और जितने भी हमें रेलवे ट्रैक बिछाने की ज़रूरत होगी उतना हम इनसे काम कर लेंगे। तो इसके लिए इन्होंने एक षड्यंत्र रचा, या कहेंगे कि बहुत ही चतुराई दिखाते हुए अंग्रेज लोगों ने ये कहा कि भाई हम आदिवासी लोगों को छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा दे देंगे, सबके नाम में हम क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे और सबको छोटा छोटा ज़मीन का टुकड़ा दे देंगे, और वो क्या करेंगे, उसी ज़मीन में रहना शुरू करेंगे। यानी कि उनको अब यहाँ छोड़ के जाने की आवश्यकता नहीं है, उस छोटी सी ज़मीन के टुकड़े में रहेंगे और वहीं पर अपना घर वगैरह बसा लेंगे और काम वो यहाँ पर करेंगे। तो एक तरह से काम देने के बहाना वो क्या वहाँ पे देख रहे हैं कि उनको अगर वो काम कराते हैं तो बहुत ही चीप लेबर में, यानी कि बहुत ही सस्ते दरों में वो क्या कर सकते थे, मजदूरी करा सकते थे। तो ये रूल जो है, ये कहीं ना कहीं सोच जो है अंग्रेजों के अंदर आती है, और इस कारण से वो जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनको रोकते हैं। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि जो आदिवासी समाज के लोग हैं इनको ज़्यादा समय नहीं लगता इन सब बातों को समझने में, ये तुरंत समझ जाते हैं और फिर ये एक रेबेलियन छेड़ देते हैं, एक विद्रोह कर देते हैं अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि इनको महसूस हो गया था कि इनको कहीं ना कहीं मजबूर किया जा रहा है। क्योंकि एक तो इनको टैक्स भी देना पड़ेगा वहां पे, एक तो बहुत ही कम दाम में इनको मजदूरी करनी पड़ेगी, जिनसे इनका भरण पोषण नहीं हो पा रहा था, ये अपने बच्चों के पेट नहीं पाल पा रहे थे। तो इस कारण से जो आदिवासी समाज के लोग थे वो क्या कर बैठते हैं, रिबेलियन कर बैठते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। और यहाँ पर एक चीज आप देखेंगे कि असम में 1906 में एक रिबेलियन, एक रिवॉल्ट हुआ था जिसका नाम था सोंग्रम संगमा। तो एक तरह का आंदोलन इन्होंने छेड़ रखा था, और भी जैसे कि 1930 में इन्होंने सत्याग्रह, फॉरेस्ट सत्याग्रह जैसी आंदोलन भी छेड़ रखी थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आदिवासी के ऊपर जो जुल्म हो रहा है इसके खिलाफ आदिवासी प्रिपेयर है रिबेलियन करने के लिए, नेतृत्व करने के लिए। इनको महसूस हो गया था कि अब ये किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे, इनको कोई मूर्ख जो है वो नहीं बना पाएंगे। लेकिन समस्या अब देखिए क्या यहाँ पर आता है, सिर्फ अब यही समस्या नहीं आती है। अब यहाँ पर देखिए व्यापार जब ये कर रहे थे जो आदिवासी लोग, इसके साथ भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखना है कि द प्रॉब्लम विद ट्रेड, यानी कि जो व्यापार वगैरह कर रहे थे आदिवासी लोग, अब उनके साथ कैसे आदिवासी लोग के साथ फिर यहाँ पर शोषण होता है, वो आपको यहाँ पे देखने को मौका मिलेगा। तो दरअसल हुआ क्या कि जो व्यापारी लोग थे, जो बिजनेस करते थे, वो बाहर से आते थे और आकर क्या करते थे कि जो आदिवासी समाज के लोग होते थे उनको बहुत ही सस्ते दरों में उनसे क्या करते थे, सामान को लेते थे, बहुत ही कम रेट में लेते थे, और वो बाहर जाके वही व्यापारी लोग क्या करते थे कि बहुत ऊंचे दामों में बेच दिया करते थे। तो कहीं ना कहीं जितना रिक्वायरमेंट था इनको मिलने का आदिवासी समाज के लोगों को, वो मिल नहीं पा रहा था। और साथ में एक और चीजें हो रही थी। क्या चीजें हो रही थी कि जो मनी लैंडर था, मनी लैंडर समझते हैं जो कर्जदार होता है, यानी कि जो कर्जा देने वाला होता है, कर्जदाता जिसको हम कह सकते हैं, तो उसको मनी लैंडर कहते हैं। तो जो कर्ज देने वाले लोग थे वो आदिवासी समाज को कर्ज देते थे कि ठीक है भाई तुम ये बिजनेस करो, ये करो, वो करो, आपको मैं इतना पैसा दे रहा हूँ। लेकिन जो वो पैसा देते थे वो बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट में देते थे, बहुत ही ज़्यादा हाई इंटरेस्ट लिया करते थे। और एक तरह से अगर कहा जाए तो इन आदिवासी समुदाय को, लोगों को कर्ज के जाल में फंसा लिया जाता था और इनको कई पीढ़ी दर पीढ़ी काम करने को मजबूर कर दिया जाता था। तो एक्चुअली बिजनेस, ये कर्जा क्यों ले रहे थे और किस चीज का बिजनेस कर रहे थे आदिवासी समाज के लोग? तो देखिए, ये एक आप सुने होंगे सिल्क के बारे में, जिसको रेशम भी कहा जाता है। इसका जो मार्केट था वो बहुत बड़ा था, रेशम का मार्केट। इसको तमाम मार्केट में बहुत बड़ा डिमांड था, और सो भी इंडियन सिल्क के बारे में।
और भी जगह पर रेशम हो रही थी, लेकिन जो इंडियन सिल्क खासकर जो था उसकी डिमांड पूरे यूरोप में हो रही थी, पूरे मार्केट में हो रही थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि जो इंडियन सिल्क होता था इसकी जो क्वालिटी होती थी वो बहुत ही जबरदस्त हुआ करती थी, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की हुआ करती थी। और इस कारण से जो इसकी एक्सपोर्ट थी वो बहुत ही तेज हो गई थी, यानी बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई थी मार्केट में कि भाई हमें इंडियन सिल्क ही जो है वो चाहिए। तो मार्केट इसका बहुत बड़ा हो गया था, ये मार्केट फैलता जा रहा था। तो इसके लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो अंग्रेजों की कंपनी थी, वो कंपनी क्या करने लगी कि जो आदिवासी लोग हैं उनको वो प्रोत्साहित करने लगे कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा रेशम का उत्पादन कीजिए, सिल्क का प्रोडक्शन कीजिए। तो सिल्क का प्रोडक्शन करने के लिए आदिवासी लोगों को उकसाना शुरू कर दिए। तो ऐसा ही अब यहाँ पर देखिए कि जो आदिवासी लोग अब व्यापार बनना शुरू कर रहे हैं, वो व्यापार करना शुरू कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी आपको दमन करते हुए नजर आएगा। तो अभी हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं हजारीबाग का, जो कि झारखंड में है। ठीक है, तो हजारीबाग जो कि झारखंड में है, यहाँ पे जो आदिवासी समाज रह रहे थे, जो कि संथाल धर्म से बिलोंग करते थे, तो ये क्या करते थे कि जो रेशम के कीड़े होते थे, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है ये रेशम के कीड़े हैं। ठीक है, रेशम के कीड़े हैं, रेशम इन्हीं से बनती हैं। ठीक है, तो ये जो रेशम के कीड़े हैं इनको ये क्या करते थे, पालते थे इनको। ठीक है, इनको पालते थे और बहुत ज्यादा मात्रा में इसको पालते थे। और क्या करते थे कि जो अंग्रेजों जैसे कि जो व्यापारी लोग होते थे, तो व्यापारी लोग अपना एजेंट रखे हुए थे और वो एजेंट को भेजते थे इन आदिवासी के पास और कहते थे कि जितने भी कोकून से, यानी कि जो रेशम के कीड़े हैं, उनको जाकर ले आओ। ठीक है, तो इसके एवज में जो आदिवासी लोग हैं जो इसको इकट्ठा करते थे, जो इस पे इतना मेहनत करते थे, उनको 1000 कीड़े का दाम कितना मिलता था? मात्र 3 से 4 रुपए। सोचिए, 1000 कीड़ा का ग्रोथ करवाया किसने? आदिवासी समाज के लोगों ने। अब जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, जो अपना एजेंट भेजते हैं, वो इनको कितना पैसा दे रहे हैं? मात्र 3 से 4 रुपए दे रहे हैं। 1000 रेशम के कीड़े का दाम कितना है? मात्र 3 से 4 रुपए देते थे। और इतना पैसा मात्र देते थे और इसको वो एक्सपोर्ट कहाँ करते थे? गया में जाके एक्सपोर्ट करते थे। और ये जब बेचते थे तो 5 गुना ज्यादा प्राइस होता था, यानी कि 4 रुपए में अगर ये खरीदे तो 20 रुपए में जाके वो बाहर बेचते थे। सोचिए, तो यहां पर आदिवासी से 5 गुना कम दाम में खरीद रहे हैं और वहां पे जाकर, बाहर जाकर यही व्यापारी लोग 5 गुना दाम पर बेच रहे थे। तो मुनाफा किनको हो रहा था? जो बिचौलिया थे और जो बिजनेसमैन थे, उनको मुनाफा हो रहा था। लेकिन आदिवासी समाज जो बिजनेस कर रहा था उनको मुनाफा नहीं हो रहा था, उनका लगातार उनका नुकसान हो रहा था। तो इसका कहीं ना कहीं असर जो है वो देखने को मिलता है कि जो सिल्क ग्रोवर थे, यानी कि जो इस तरह के सिल्क वगैरह ग्रो करते थे, उनकी आमदनी बहुत ही छोटी होती। तो कहीं ना कहीं जो आदिवासी लोग थे उनको ये महसूस हो गया कि ये जो मार्केट है, जो बाजार है और जो बिजनेसमैन है, जो ट्रेडर लोग हैं, ये बहुत बड़े इनके दुश्मन हैं। ये सोच किनके अंदर आई? आदिवासी लोगों के अंदर आ गई। आदिवासी समाज को ये समझ में आ गया कि जो मार्केट है वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि जितनी मुझे आमदनी होनी चाहिए थी उतनी आमदनी हमारी हो नहीं रही है। और जो ट्रेडर्स लोग हैं वो लोग भी इनके बहुत बड़े दुश्मन थे, इनके आदिवासी के, क्योंकि ये भी इनको लूट खसोट करने में कोई कमी नहीं कर रहे थे। इनको जितना मिलना था वो दे नहीं रहे थे। तो यही कारण था कि आदिवासी समाज कभी अमीर की स्थिति में पहुंच ही नहीं पा रहा था, सिर्फ इनको चूसा जा रहा था। तो ये तमाम चीजें हो रही थी। तो आदिवासी समाज लोग जो हैं अब वो धीरे धीरे दूसरे काम की तलाश में भटकने शुरू हो गए। द सर्च फॉर वर्क, यानी अब काम की तलाश में यहां वहां जाने लगे, क्योंकि इनका गुजारा नहीं चल रहा था। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर भी किस तरह से इनके साथ शोषण होता है। तो दरअसल
जैसे कि झारखंड है, तो झारखंड में कोयला का जो है बहुत ज़्यादा एक बड़ा सा क्षेत्र है, कोयला माइंस यहाँ पर है। तो कोयला माइंस से बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा किनको मिले? अंग्रेजों को मिले। तो अंग्रेज लोग क्या करते थे कि जो आदिवासी लोग होते थे झारखंड में, उनको वो क्या करते थे कि मजदूरी पे रखते थे, बहुत ही सस्ते मजदूरी पे रखते थे। उनको तनख्वाह जो देते थे बहुत ही लो कैटेगरी की तनख्वाह देते थे, और ये इसके बदले में बहुत ही हार्ड वर्किंग किया करते थे। ये इसके बदले में क्या करते थे? बहुत ही हार्ड वर्किंग किया करते थे। यहाँ तक कि कई ऐसे आदिवासी मजदूर थे जो मर गए कोयला खदान में, अपने जान को दांव में लगा कर ये काम करते थे। तो और इसके बदले में इनको क्या मिलता था? बहुत ही कम तनख्वाह इनको मिलती थी, जिनसे इनका गुजारा नहीं चलता था। लेकिन इनके मदद से अंग्रेज सरकार जो है कोयला यहाँ से निकलवाती थी और बाहर बेचती थी। तो इसका बेनिफिट किसको जाता था? जो व्यापारी लोग थे, जो ठेकेदार लोग थे, जो अंग्रेज लोग थे, क्योंकि अंग्रेज लोग सीधा नहीं करवाते थे, वो ठेकेदार रख लिए थे। तो ठेकेदार लोग ही क्या करते थे? पकड़ पकड़ के लाते थे ऐसे आदिवासी मजदूरों को और उसको खदानों में जाके काम करवाते थे। और ठेकेदार लोग क्या करते थे? उनको कुछ और मिलता था और वो मजदूरों को कुछ और देते थे। तो देखिए, जब प्राइवेटीकरण होगा तो इस तरह से ये ठेकेदार के हाथ में फिर वापस चली जाएगी। ठीक है, तो अभी हमारी करंट लाइफ में हम देख रहे हैं कि अभी ये कोयला खदान क्या हो गया? गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आ गया, तो एक प्रोविजंस बन गया है। लेकिन अगर ये प्राइवेटीकरण होगा तो मजदूरों पे इसी तरह से फिर से शोषण होगा। फिर कोई ठेकेदार ठेका लेगा कोयला खदान का, और वो उसको क्या करेगा? बहुत ही कम दाम में काम करने के लिए मजबूर करेगा और उसका एक तरह से शोषण करना शुरू कर देगा। यही चीज सिर्फ कोयला माइंस में नहीं देखा जा रहा था, बल्कि जो चाय बागान था वहां पर भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। तो चाय बागान में भी आदिवासी जो लोग थे उन्हीं को लगाया जाता था मजदूरी करने के लिए, और उनको बहुत ही कम पैसा दिया जाता था उस मजदूरी के बदले में। तो इस तरह से तमाम आप देखेंगे कि जो शोषण है वो आदिवासी समाज पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बहरहाल ये हम यहाँ पर एक कंक्लूजन ले सकते हैं कि जब कॉलोनियल रूल आया, यानी कि जब एक देश किसी दूसरे देश पे, यानी कि जो अंग्रेज लोग थे हमारे देश पे जब कब्जा कर लिया, तो आदिवासी की जो जीवन है वो हर तरह से तबाह होते हुए आपको यहाँ पे नजर आएगा। जो उनका मूल चीज था जंगल, वो जंगल ही उनका छिनना शुरू हो गया। उनको मजबूर किया गया कि आप इलाके को छोड़ के जाएं, उनको मजबूर किया गया कि आप काम करें। तो जब वो दूसरे काम पे डिपेंड होने लगे तो वहां पर भी उनकी तनख्वाह बहुत कम कर दी गई और कहीं ना कहीं उनको शोषित करने का काम किया है। तो जब अंग्रेजों ने कब्जा किया हमारे देश में तो कहीं ना कहीं जो आदिवासी समाज है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और वो सबसे ज़्यादा शोषित भी आपको यहाँ पर होता हुआ नजर दिखाई दे रहा है। बिरसा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोंडा के आसपास के जंगलों में हुई। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोहों की कहानियां सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों को विद्रोह का आह्वान करते हुए देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग डीकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आजाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाकों के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। वहां भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय
स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है। अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं और अपनी खराब आदतें छोड़ दें तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म के प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। अपनी किशोर अवस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उनसे वह काफी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांवों को साफ रखें और डायन व जादू टोने में विश्वास न करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। वह उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। वह अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग सत्ययुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी जमीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों में काम करें। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेजों की भूनीतियां उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी जमीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा सुनाई। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों, डीको और यूरोपियन को रावणों के नाम से जाना जाता था, को तबाह कर दें। बिरसा के अनुयायी डीको और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए और महाजनों व जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए डीकू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा ना कर सके। दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध
अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम हैं। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया।